हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्स बुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल जो विधानसभा रिजल्ट है, जो अभी फिलहाल गणना जो है लास्ट चरण में चल रही है। लगभग 3 4 5 राउंड ही बचे हुए हैं। लगभग जितने भी रुझान हैं, रुझानों से स्पष्ट यही हो रहा है कि जो सत्ता थी दूसरी पार्टी की, जो सत्ताधारी पार्टी थी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उसकी सरकार नहीं बनते हुए नजर आ रही है। अर्थात वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। असम की भी इसी के साथ रिजल्ट घोषित हुआ है, तो असम को तो ऐसे ही मतलब वहाँ पे उतनी कांटे टक्कर की लड़ाई नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई थी वो कांटे टक्कर की लड़ाई थी। और उस लड़ाई में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो है वह सबसे ज़्यादा बढ़त वहाँ पे दिखाई दे रही है उसकी, उस पार्टी की। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने वाला ये है कि 1947 के बाद, आफ्टर 1947, वहाँ पे जो ये पार्टी आज सत्ता में आते हुए नज़र आ रही है, वो वहाँ पे अभी तक मतलब बहुत ही कम, माइनर 1 सीट एंड 2 सीट 3 सीट इस पे सिमट के रह जाती थी। पिछले दशक की अगर बात किया जाए तो पिछले दशक में भी बीजेपी की जो सीटें आती थी वो 3 से 4, 4 से 5, 5 भी नहीं पहुँचती थी, 5 का भी आंकड़ा नहीं छूता था। लेकिन अभी जो है वह पूर्ण बहुमत के रूप में आता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है बीजेपी। आफ्टर 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, 1947 के बाद से यह पहली बार है जब ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आपको ये दिखाई देगा कि टोटल जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, वह है टोटल 294, यानी 294 जो है सीटें हैं वहाँ पे। और एक सदनी व्यवस्था है। आपको पता है कि केवल भारत में 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपको द्विसदनी द्विसदनात्मक व्यवस्था दिखाई देगा, अर्थात विधान परिषद और विधान सभा भी दिखाई देगा। बाकी अन्य जितने राज्य हैं, लगभग 22 राज्य, उनमें आपको दिखाई देगा कि एक सदनी व्यवस्था है, अर्थात केवल विधानमंडल में विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। उसमें से एक पश्चिम बंगाल भी आपका आता है। अभी जो रिजल्ट घोषित हुए हैं इसके पीछे जो बात बताई जा रही है, कई तरीके के पॉइंट और मिस पॉइंट आपको दिखाई देंगे। जैसे जो सत्ताधारी पार्टी है वह पिछले 15 वर्ष से तृणमूल कांग्रेस जो है, यानी टीएमसी की सरकार वहाँ पे 15 सालों से है। अर्थात ममता बनर्जी जो है पिछले 15 सालों से लगभग 3 बार वहाँ पे लगभग आपको दिखाई देगा कि मुख्यमंत्री 3 बार से ज़्यादा लगभग वहाँ पे बन चुकी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे सरकार जो दूसरी बनी है, बीजेपी की सरकार बनने वाली है, या वहाँ पे जितने इसके कई मतलब कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो कुछ समय पहले आपने देखा होगा जैसे विपक्षी पार्टियां या जो भी पार्टियां थी वो लगा रही थी कि जो चूंकि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और वह इस तरह से इलेक्शन कमीशन को लेकर मिसयूज कर रहा है, या मिसयूज कर की जा रही है बीजेपी के द्वारा, या केंद्रीय बलों की जैसे तैनाती की गई थी उसमें भी सवाल उठाए गए थे कि केंद्रीय बल की जो तैनाती पश्चिम बंगाल में की गई है वो भी कहीं ना कहीं मिसयूज करने का। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जा रहा था उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठे थे कि एसआईआर जो कराया जा रहा है उसमें बहुत सारे वोटर्स जो थे उनके वोटर लिस्ट से नाम कैंसिल कर दिए गए। और ये भी प्रयास लगाया जा रहा है कि यह कैंसिल हुए गए जो नाम है या कैंसिल किए गए जो नाम थे, जिसके कारण ये आपको दिखाई दे रहा है रिजल्ट जो है दूसरी तस्वीरें दिखाई दे रही है। हालांकि वो एसआईआर के मतलब विरोध में अगर देखा जाए तो खुद ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री के रूप में कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में जाके और वो ये केस लड़ी थी, हालांकि वो केस हार गई थी। ये सभी चीज़ों की सभी लोगों को पता है। दूसरी, अभी चुनाव के बीच में ही जब चुनाव बीता उसके बाद से जो है एक अलग ही तरह का मतलब चलना शुरू हो गया, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से, कोई भी पार्टी हो सभी पार्टियों की तरफ से, कोई अपने तर्क में बोलता था, कोई अपने तर्क में बोलता था। दूसरी तरह से मतलब कहा जाए तो टीएमसी के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे थे कुछ समय पहले ही कि जो सिक्योरिटी हाल है जहाँ पे जितने ईवीएम मशीनें हैं वोटिंग के बाद वहाँ पे पैक करके सील करके रखी जाती हैं जिस कमरे में, वहाँ पे बहुत लोग, जैसे कुछ लोग जो हैं वो जा रहे हैं, जैसे बीजेपी के लोग जा रहे हैं, वहाँ पे छेड़छाड़ी का आरोप लगाया गया था। ठीक वैसे ही बीजेपी पार्टी के द्वारा भी लगाया गया था कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता जो है या टीएमसी के जो लोग हैं वहाँ पे कुछ ऐसे विधानसभा सीटें की जो ईवीएम्स हैं उसमें गड़बड़ी होता हुआ दिखाई दिया था, वहाँ पे बवाल भी मचा था। इसके तहत आपको दिखाई देगा कि एक विधानसभा की जो चुनाव है उसको जो है कैंसिल कर दिया गया, उसका पुनर्निर्वाचन जो है वह होगा, उपचुनाव के रूप में नहीं होगा लेकिन पुनर्निर्वाचन होगा वहाँ पे कुछ समय बाद। अभी इसी मंथ में लास्ट मई 22 मई के आसपास वहाँ पे चुनाव होंगे। नहीं,
तो यह आपको दिखाई देगा कि आखिर क्यों, मतलब कहने का मतलब ये है कि आखिर क्यों 3 बार सत्ता में रहने वाली पार्टी आखिर आज इतनी बड़ी हार क्यों मिल रही है, कारण क्या है? इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण जो ये तो ये हो गया तर्क जो मैं बता रहा था कि पक्ष और विपक्ष क्या तर्क दे रहा था, सिक्योरिटी से लेके मिसयूज से लेके सेंट्रल पावर का मिसयूज से लेके ये सारी चीज़ें, ईवीएम से रोना, ये सभी चीज़ें मतलब पक्ष विपक्ष दोनों की बात है। ये तो एक कयास है। दूसरे कयास आपने कुछ समय पहले, आज से 1 साल पहले लगभग आपने देखा होगा कि वही पश्चिम बंगाल में कितनी, हालांकि ऐसा नहीं कि केवल पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहाँ पे बलात्कार या ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रदेश, जैसे आपने देखा होगा एनसीआरबी का डाटा, तो उसमें आपको दिखाई दिया होगा उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सभी राज्यों में भी ऐसे आंकड़े देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन उसमें जो आरजेकर हॉस्पिटल्स में जो तथाकथित जो वो सारी वारदात हुए थे, उस वारदात होने के बाद से कैसे मतलब कोलैबोरेशन करनी चाहिए वहाँ की लोकल पुलिस को, और कैसे वहाँ की राज्य सरकार कंट्रीब्यूशन की, ममता बनर्जी के द्वारा भी खुद ये डायरेक्ट बयान दिया गया कि रात में लड़कियों को क्या जरूरत है निकलने के लिए। वह उस सूबे की, यानी उस राज्य के मुख्यमंत्री जो खुद वहाँ की शासिका है, शासिका का मतलब खुद वह महिला मुख्यमंत्री है, और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो अगर उसके शासन में, उसके राज्य में अगर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है जहाँ पे महिलाएं रात को नहीं निकल सकती हैं, और वो भी पेशेवर महिलाएं जो काम करती हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो अगर नहीं निकल पा रही हैं, और उसके बाद से एक बड़े पद पे आसीन मुख्यमंत्री के द्वारा ये बयान दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता के दिल में या गहराइयों में ये सारी चीज़ें बैठ जाती है मानसिकता लेवल पे, तो जो कि ये बात मतलब कन्वर्टेड होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी, जो टीएमसी कार्यकर्ता थे पिछले कई सालों से, आपने देखा होगा, ये सच्चाई है ना, मैं किसी बीजेपी या कोई एजेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। आपने देखा होगा कि वहाँ के जो कुछ कार्यकर्ता थे, ओवर, जैसे कहीं भी किसी भी केंद्र में भी आपने देखा होगा पिछले वर्ष, अभी जो है केंद्र में उतने पावरफुल में नहीं है केंद्र सरकार, इसलिए आप देखे होंगे कि मतलब कंट्रीब्यूशन लेके चल रही है। लेकिन कहीं भी जहाँ पे सत्ताधारी पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत से ज़्यादा अगर सीट पा जाती है, या पूर्ण रूप से बहुमत से ज़्यादा कई बार अगर वह जीतते हुए चली जाती है, तो उसमें निरंकुशता की भाव आ जाती है। उसमें ये मतलब भाव उत्पन्न होने लगता है कि मेरा वचन ही शासन है, इस तरह के भाव आ जाते हैं। संविधान शासन नहीं है, बल्कि मेरा वचन ही शासन है। तो जब मेरा वचन ही शासन हो जाएगा, तो वहाँ से निरंकुशता की जो ध्वनि है, या निरंकुशता जो है वो बढ़ता या फैलता शुरू हो जाएगा। और यही कारण आपको दिखाई देगा कि वह टीएमसी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जहाँ पे अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे बंगाल में आप देखेंगे कि हिंदू जो है थोड़ा सा माइनॉरिटी लेवल पे है, और वहाँ पे जो पिछले दिनों जो वहाँ पे कृत्य किए गए, या वैसी मतलब डरावनी चीज़ें कि नहीं कोई वोटिंग देने नहीं जाएगा, अगर सीआरपीएफ है तो 2 दिन के लिए है, ये हालांकि चुनाव के दौरान भी ये सब वक्तव्य देखने को सुनने को मिले कि सीआरपीएफ या केंद्र सरकार यहाँ पे कितने दिनों के लिए रहेगी, 5 दिनों के लिए रहेगी, उसके बाद से तो हम ही लोगों का शासन है। यह कहीं ना कहीं जनता के जहन में, यह दिमाग में बैठ गया कि अगर आज हम लोग नहीं बदले, आज अगर सुर अपना नहीं बदले, तो आने वाले समय में हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी में दबकर मरकर रह जाएगी, नहीं तो माइग्रेट होके जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी मानसिकता हो सकती है, जिसके कारण आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देते हुए नजर आएंगी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की थोड़ा सा आपको सीमा जो है याद रखना चाहिए, सीमा इसका असम से भी लगता है, और इसका पड़ोसी असम है, असम में भी बीजेपी की सरकार बनी है। दूसरा, इसका सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगता है, नेपाल से लगता है, बिहार से, झारखंड और उड़ीसा से भी इसके सीमा साझा होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते थे जो मतलब बात करते हैं जो लोग, जो बताया जा रहा था कुछ समय पहले वोटिंग के बाद कि स्ट्रांग रूम में जो मुख्य रूप से लीकेज हुए थे फोटोज, या स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ी की गई है। अब स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ी कैसे हो सकती है, स्ट्रांग रूम होता क्या है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो आपको पता, मतलब स्ट्रांग रूम मतलब मुख्य रूप से वैसा जगह होता है जहाँ पे वोटिंग के बाद से ईवीएम जो है हाई सिक्योर के रूप में रखे जाते हैं, सील करके रखे जाते हैं काउंटिंग समय तक। तो ईवीएम क्या हैक हो सकता है, तो इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि वोटिंग के बाद सीलिंग की जाती है, मतदान जैसे ही खत्म होता है वैसे
ईवीएम को सील कर दिया जाता है। उम्मीदवार जितने भी होते हैं उनके प्रतिनिधियों को वहाँ पे बुलाया जाता है और उनके सामने सील किया जाता है हर एक मशीन को। यूनिक नंबर वहाँ पे सील होता है, मतलब यूनिक सील नंबर होता है, उसी पे सील किया जाता है। इसी से स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है। सभी ईवीएम जो है वह स्ट्रांग रूम में सुरक्षित कमरे में रखा जाता है, सीसीटीवी कैमरेज में रखा जाता है। वहाँ पे फोर्सेस ऑलरेडी वहाँ पे चारों तरफ रहते हैं। स्ट्रांग रूम में दोहरी ताला प्रणाली है, सीसीटीवी सर्विलांसेस होता है, आर्म सिक्योरिटी जैसे सीआरपीएफ, पुलिस, ये सभी तैनात रहते हैं। उसके साथ ही साथ 24/7 निगरानी वहाँ पे रहती है, सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग होती रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट वहाँ बाहर बैठने की उनको अनुमति है, बाहर बैठ के वो सारी गतिविधियों को देख सकते हैं। एंट्री लॉग मेंटेनेंस होते रहते हैं, कौन लोग गए, कितने समय तक रहे, कितने समय में बाहर निकले, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, ये सभी मेंटेन होते रहते हैं। मल्टी लेयर सिक्योरिटी की इसमें प्रावधान होते हैं, अर्थात स्ट्रांग रूम के बाहर केंद्रीय बल, राज्य पुलिस, ये सारे मौजूद रहते हैं। अंदर की बात किया जाए तो सील एनवायरनमेंट होता है, अनऑथराइज एंट्री इम्पॉसिबल माने जाते हैं यहाँ पे आसपास लगभग। तो यहाँ पे जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बताया जा रहे थे दोनों पार्टियों के द्वारा कि ये जो है सिक्योरिटी रूम में ऐसा हुआ है, ऐसे लीकेज हुआ है, ऐसे छेड़छाड़ की गई है, यह मुख्य रूप से कहीं ना कहीं मतलब पॉलिटिकल व्यू था, एक तरह से राजनीतिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। काउंटिंग डेप्थ वेरिफिकेशन होता है, यानी सील को चेक किया जाता है सभी एजेंटों के सामने, जो उम्मीदवारों के एजेंट होते हैं उनके सामने मौजूदगी में ईवीएम खोली जाती है। वीवीपैट क्रॉस चेक भी होता है, जहां पे वीवीपैट चेक कराया जाए, ऐसा मतलब इसमें प्रावधान है कि लगभग 5 जो संसदीय क्षेत्र है, 5 विधानसभा क्षेत्र है, उससे मैच करा लिया जाता है। उसके बाद से सबको डायरेक्ट ईवीएम जो है काउंटिंग कर ली जाती है। वीवीपैट मशीन क्या होती है तो आपको पता होगा कि यह ईवीएम से जुड़ा हुआ एक मशीन होता है, जिसमें जब कोई व्यक्ति वोटिंग करता है, वोट डालता है, तो वोट डालता है तो 7 सेकेंड के लिए क्या होता है, पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम है ना, पार्टी का नाम हो जाता है और उसका मतलब क्रमांक संख्या दिखाई देता है, पार्टी का मुख्य रूप से नाम दिखाई दे देगा, और जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार का मुख्य रूप से फोटो दिखाई दे देता है। केवल 7 सेकंड के लिए दिखाई देता है, उसके बाद से मुख्य रूप से ये चला जाता है। मतलब ये इस तरह के जो मतदाता मतदान कर रहे हैं, वास्तव में वो मतदान उन्हीं को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतदाता के ट्रस्ट के लिए वीवीपैट मशीन लागू की गई। अब ईवीएम क्या हैक हो सकती है, लेकिन 2013 से सभी जगह अनिवार्य कर दिया गया, याद रखिएगा। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो ईवीएम स्टैंडअलोन मशीन है, यानी रिमोट हैकिंग प्रोटेक्टिंग संभव नहीं माना जाता है। लेकिन विवाद यहाँ पे छेड़छाड़ से रिलेटेड यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे दिखाई देते हुए नहीं दिखाई दी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये पॉलिटिकल व्यू था, पॉलिटिकल एक तरह से यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिसके तहत यह दोनों पार्टियों के द्वारा अलग अलग समय पे ये सारी चीज़ें कही गई कि यहाँ पे छेड़छाड़ किया गया इन धर्म, मतलब इस तरह के इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा या उनके द्वारा किया गया कि नहीं इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि केवल और केवल ऐसे मतलब कयास लगाए जा रहे थे और केवल केवल पॉलिटिकल मतलब जीत हासिल करने के लिए या पॉलिटिकल लोगों में जगह बनाने के लिए ऐसी सारी चीज़ें की जा रही थी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।